किसी भी चुनाव का नतीजा वो महज हार जीत का एक आंकड़ा नहीं होता। नहीं, वो जमीन से उठती हुई एक आवाज होती है, एक जनादेश। और उस जनादेश का जो डेटा होता है ना, वो एक नक्शे की तरह होता है जो हमें बताता है कि लोगों के दिल में आखिर चल क्या रहा है, उनकी असल जरूरतें क्या हैं और कहाँ उनका भरोसा टूट रहा है। हमारा काम है उस आवाज को, उस डेटा को बिना किसी तरफ झुके बस पढ़ना और समझना, ताकि शासन और लोगों के बीच की दूरी कम हो सके। तो चलिए जिरीबाम के इसी जनादेश की परतें खोलते हैं। ये है जिरीबाम, मणिपुर का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 40, भारत के एकदम पूर्वी छोर पर। यह सिर्फ एक लकीर नहीं है नक्शे पर, यह एक ऐसी जमीन है जहां कई संस्कृतियां आकर मिलती हैं। यहां आपको मैतेई, बंगाली, मुस्लिम और कई आदिवासी समुदाय एक साथ रहते मिलेंगे। सबकी अपनी पहचान है, अपनी जुबान है, अपनी अपनी चिंताएं हैं। ये एक बहुत ही नाजुक सामाजिक ताना बाना है, और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हम यहाँ की राजनीति को कभी समझ ही नहीं सकते। तो हमारी ये पड़ताल 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम जमीन की हकीकत को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश के पीछे के संदेश को डिकोड करेंगे। इसके बाद पिछले 2 दशकों में आए बदलावों की लकीरों को पढ़ेंगे। फिर हम लोगों की उन असली शिकायतों को सुनेंगे जो अक्सर सियासी शोर में दब जाती हैं। और आखिर में इन सबसे सीख लेकर हम शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। किसी भी रणनीति का सबसे पहला उसूल है कि बीज बोने से पहले मिट्टी को समझना पड़ता है। ये जानना पड़ता है कि मिट्टी में ताकत कहाँ है और दरारें कहाँ हैं। जिरीबाम के राजनीतिक जमीन को समझना भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम यहाँ के लोगों को, उनके रोज के संघर्षों को और उनके आपसी रिश्तों को नहीं समझेंगे, तो कोई भी विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएगा। यहाँ के ये आंकड़े देखिए, करीब 66% हिंदू, 12% मुस्लिम और लगभग 18% अनुसूचित जनजातियां। पहली नजर में ये बस एक डेमोग्राफिक चार्ट लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन की कहानी बताता है। एक ऐसा संतुलन जो सदियों से बना तो है, लेकिन बाहरी और भीतरी दबाव की वजह से हमेशा तनाव में रहता है। शासन की एक छोटी सी भी चूक इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। और जिरीबाम का चुनावी इतिहास ये भी बताता है कि यहाँ के लोग खामोश रहने वालों में से नहीं हैं। वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। यहाँ के चुनाव हमेशा से ही बहुत कड़े मुकाबले वाले रहे हैं, जहाँ जीत हार का अंतर बहुत मामूली होता है। इसका मतलब साफ है, यहाँ का वोटर बेहद जागरूक है। वो अपने नुमाइंदे के हर कदम को तौलता है और उसके फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और अब हम आते हैं 2022 के उन नतीजों पर जिन्हें एक चुनावी भूकंप कहना शायद गलत नहीं होगा। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये जिरीबाम की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक ऐसी हलचल जिसकी तरंगे आज भी महसूस की जा सकती हैं। तो चलिए इस भूकंप के केंद्र को समझते हैं। इस आंकड़े को देखिए, 90.96%। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दहाड़ है। जब किसी भी इलाके के 10 में से 9 से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकल आएं, तो समझ लीजिए कि वो बदलाव के लिए बेचैन हैं। ये बताता है कि लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। वो एक बहुत साफ और ऊंचा संदेश दे रहे थे। और ये है उस भूकंप का केंद्र, वो पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पिछले 3 बार से लगातार यहां जीत रही थी। उसका वोट शेयर सिमटकर महज 2.8% रह गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह का राजनीतिक वाष्पीकरण था। इस पतन का पैमाना देखिए, 2017 में जहां पार्टी को लगभग आधे वोट मिले थे, वहीं 5 साल के अंदर वो दौड़ से ही पूरी तरह बाहर हो गई। 48.7% से सीधा 2.8% पर। यह कोई धीमी गिरावट नहीं थी, ये तो सीधे चट्टान से गिरने जैसा था। सबसे बड़ा सवाल जो कोई भी रणनीतिकार पूछेगा वो यही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? और अंतिम आंकड़ों में कहानी और भी साफ हो जाती है। असली लड़ाई जेडीयू और बीजेपी के बीच सिमट कर रह गई, और जीत का अंतर महज 416 वोटों का। सत्ताधारी कांग्रेस 746 वोटों के साथ कहीं आसपास भी नहीं थी। मतलब मतदाताओं ने न सिर्फ एक नया विकल्प चुना, बल्कि उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना होगा। 90% से ज्यादा मतदान ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरह की सोची समझी सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, एक संवैधानिक मूल्य। और ये हर चुने हुए प्रतिनिधि पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वो हर एक वोटर की आवाज की गरिमा को समझे, उसे सुने और उसका सम्मान करे। देखिए, कोई भी भूकंप अचानक नहीं आता। जमीन के नीचे दरारें वो बहुत लंबे समय से बन रही होती हैं।
2022 के इस नतीजे को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा और पिछले 2 दशकों में पनप रही उन दरारों को देखना होगा। राजनीति में कोई भी चीज रातों रात नहीं होती। इस टाइमलाइन में एक पैटर्न छिपा है, जरा ध्यान से देखिए। 2007 में कांग्रेस 5.4% के अंतर से जीती। 2012 में यह अंतर लगभग वैसा ही रहा, लेकिन 2017 में यह घटकर सिर्फ 2.1% रह गया। जीत तो मिल रही थी, लेकिन जमीन लगातार खिसक रही थी। ये एक अलार्म था, एक साफ चेतावनी कि मतदाताओं का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। ये चार्ट उस कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। एक तरफ कांग्रेस की पकड़ लगातार ढीली पड़ रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा था। मतलब जो सत्ता विरोधी वोट पहले कई पार्टियों में बढ़ जाता था, वो अब एक जगह पर इकट्ठा होने लगा था। 2022 का नतीजा इस लंबी प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंत था। लेकिन ये आंकड़े, ये वोट शेयर, ये सब बदल क्यों रहे थे? क्योंकि इन आंकड़ों के पीछे इंसान हैं, उनकी जिंदगी है, उनकी उम्मीदें हैं और उनकी शिकायतें हैं। तो चलिए अब उन दबी हुई आवाजों को सुनते हैं जो धीरे धीरे एक दहाड़ में बदल गईं। तो असंतोष की जड़ें कई थीं। बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स जो 2007 से अटके पड़े थे, स्वास्थ्य और पानी का गहरा संकट जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा था, युवाओं के लिए नौकरियों की कमी जो उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही थी, और इन सब के ऊपर अलग अलग समुदायों के बीच असुरक्षा और डर का माहौल। ये सिर्फ कुछ मांगे नहीं थीं, ये शासन की एक व्यवस्थागत विफलता थी। अब इस एक लाइन में पूरी कहानी छिपी है। जरा सोचिए, एक जिला अस्पताल जहां मरीज और उनके घर वाले इलाज के लिए जाते हैं और उन्हें पीने का पानी और इस्तेमाल के लिए पानी खुद बाहर से लाना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये इंसान के आत्मसम्मान, उसकी गरिमा पर चोट है। और सारी बात यहीं आके टिकती है। शासन का पहला और सबसे जरूरी काम है लोगों को बुनियादी चीजें देना, साफ पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार। जब कोई सरकार इसमें नाकाम रहती है तो वो सिर्फ चुनाव नहीं हारती, वो लोगों का भरोसा हारती है। और गरिमा वो एक ऐसी चीज है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? एक टूटे हुए भरोसे को वापस कैसे जीता जा सकता है? इसके लिए हम एक रणनीतिक ढांचा सामने रखते हैं, जिसे हमने चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है, यानी एक नए जनादेश के 4 चेहरे। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद, यानी हर समुदाय को ये महसूस कराना कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। दूसरा, विकास और कल्याण, यानी सीधे उन मुद्दों पर काम करना जो लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, पानी, स्वास्थ्य और नौकरी। तीसरा, शांति और सुरक्षा, समुदायों के बीच भरोसे का पुल दोबारा बनाना। और चौथा, गठबंधन की एकता, यानी एक साझा और मजबूत नजरिया पेश करना। लेकिन ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। अभियान को हमारे अस्पताल को पूरा करो जैसे ठोस मुद्दों पर केंद्रित करना, हर समुदाय तक उनकी भाषा में उनकी चिंताओं के साथ पहुंचना, उम्मीदवार को एक बाहरी नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक स्थानीय बेटे के रूप में पेश करना जो लोगों का दर्द समझता हो, और सबसे जरूरी, अफवाहों का मुकाबला तथ्यों से करना। और जब हम लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो एक और सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप घर घर जा रहे हों या ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हों, लोगों की निजता का सम्मान करना सबसे ऊपर है। भारत के कानूनी ढांचे के तहत इसका मतलब है कि सिर्फ वही जानकारी ली जाए जो जरूरी हो, वो भी उनकी साफ सहमति के साथ, और उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए किया जाए जिसके लिए वो दी गई थी। भरोसा इसी तरह बनता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, क्या एक खोया हुआ जनादेश सिर्फ राजनीतिक जोड़तोड़ से वापस हासिल किया जा सकता है, या उसे दोबारा बनाने के लिए शासन की सेवा की एक ठोस नींव रखनी पड़ती है? ये ब्लूप्रिंट सिर्फ अगला चुनाव जीतने का एक रास्ता नहीं है, ये एक ऐसे नेतृत्व का विजन है जो लोगों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।